So there is a story behind this topic, arithmetic progression. So see, the story goes like this कि तुम लोग इनके बारे में पढ़ोगे, बहुत सारा लॉज पढ़ोगे इनका. His name is गॉस, कार्ल फ्रेडरिक गॉस. ठीक है. तो ये बात बहुत पहले का है, इनके स्कूल टाइम का है. मतलब समझ लो ही वॉज बॉर्न इन दिस ईयर. तो स्कूल कभी जाते होंगे, मान लो कि ये बात होगा 1780-90 का करीब बात होगा, या उससे 90 to 95 के बीच का बात होगा. ठीक है. तो क्या हुआ कि जो टीचर थे स्कूल में जो पढ़ाते थे इनको, तो टीचर को नींद लग रहा था, उनको सोना था टीचर को. तो टीचर क्या बोले, बच्चा लोगों को सोचा कि कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दें कि ये लोग करता रहे सॉल्व, और हम आराम से सो जाएंगे. तो टीचर बोला बच्चे लोगों को कि 1 से लेकर के 100 तक का एडिशन बताओ. ठीक है. कि अगर हम लोग 1 से लेकर के और 100 तक ऐड करते जाएं तो व्हाट विल बी द आंसर. ठीक है. तो सब सोचने लग गया कैसे होगा एंड ऑल. टाइम लगेगा, सब नॉर्मल जैसे हम लोग कन्वेंशनली ऐड करते हैं ना, वैसे ऐड भी करने लग गए. टीचर सोचे थोड़ा देर सो लेते हैं. टीचर सोचते ही रह गए, उससे पहले देख रहे हैं कि ये जो भाई साहब थे अपने गॉस, ठीक है, हाँ, ये बोलते हैं कि सर आंसर होगा 5050. ठीक है. अब मास्टर साहब की तो हो गई. वो खुद सोचे कि ये तो बोल दिया, लेकिन हम चेक कैसे करें. ये 5050 होगा, वो हमको तो खुद चेक करने के लिए इतना सारा नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा. उस जमाने में तो कैलसी भी नहीं हुआ करता था. ठीक है. तो खुद कैसे ऐड करें, ये समस्या आ गई. तो फिर पूछा कि भाई कैसे किया तुम, हाउ कैन यू बी सो श्योर. तो वो क्या किए, वो अपना तरीका बताए. ठीक है. तो हम लोग इसको थोड़ा और नंबर्स को लिख लेते हैं, तो ज़्यादा बेटर वे में समझ में आएगा. सी व्हाट ही डिड. वो क्या किए, ऐसे 1 2 3, फिर बीच में जितना भी है गैप छोड़ दिया, फिर ऐसे देखो 98 99 100 ऐसे लिखे नंबर्स. ठीक है. कि ऐसे कुछ सीरीज आएगा, बीच में इतना सारा हम क्यों लिखें, गैप छोड़ दिए. और फिर क्या किए, इसी चीज को एक बार उल्टा करके लिखे. मतलब एक बार 1 to 100, अगली बार 100 to 1. देखो 100, फिर 99, फिर 98, एंड सो ऑन 3 2 1. ठीक है. तो दोनों चीज तो सेम हो गया ना, ये और ये दोनों सेम चीज है. और अब क्या किए, इन सबको ऐड करने लगे हर एक एलिमेंट को. तो 100 + 1 देखो क्या आएगा, 101 प्लस 99 + 2 ये भी 101, 98 + 3 ये भी 101, एंड सो ऑन. हम लोग बोल सकते हैं कि सारा जो नंबर्स होगा वो 101 ही होगा. ठीक. ठीक है. सो कितना ठो 101 आएगा, कितना ठो 101 आएगा. 1 से लेकर के 100 लिखा हुआ था, तो मतलब 101 कितनी टाइम्स आया, 100 टाइम्स. तो टोटल क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द टोटल. तो सम इज गोइंग टू बी 101 टाइम्स 100. ये हो गया टोटल. लेकिन देखो ये क्या है, हम लोग इस सीरीज को, मान लो कि अगर ये एस है, ये सीरीज सपोज कि एस है, ये सीरीज इसका समीशन एस आना चाहिए. तो हम लोग ये जो फाइंड किए, ये बेसिकली एस प्लस एस 2s का वैल्यू है. ठीक है. ये दोनों को ऐड करके 2s का वैल्यू ये आया हुआ है. तो ये जो आ रहा है वैल्यू, ये मेरा आंसर नहीं है. मेरा आंसर इसका हाफ होगा. ये मेरा सम का डबल द सम का वैल्यू है. मतलब 2 टाइम्स जो सम आना चाहिए था उसका वैल्यू ये है. ठीक है. तो जो सम चाहिए उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 101 × 100/2. ठीक है. तो 2 से 50 टाइम्स में कैंसिल आउट हो गया. नाउ इफ यू मल्टीप्लाई 50 टू दिस, यू आर गोइंग टू गेट दिस एज आंसर. दिस इज हाउ ही डिड इट इन मिनट्स. और टीचर और बाकी सारे स्टूडेंट्स हैरान रह गए कि कैसे भाई. ठीक है. तो यहाँ से ही इस चैप्टर का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, इस टॉपिक का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ. ठीक है. तो अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं हम लोग का टॉपिक. ठीक है. ये स्टोरी, ये बहुत थोड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी था, तो इसीलिए मैंने ये शेयर कर लिया तुम लोगों के साथ. अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को. ठीक है. और ये जो कंसेप्ट है बहुत यूजफुल है, इसी को यूज़ करके हम लोग बहुत सारा ऐसे डेवलप किए हैं सीरीज एंड सिक्वेंसेस. ठीक है.
तो अभी फिलहाल हम लोग कंटिन्यू करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं, देखो ऐसा ऐसा सीरीज में ऑलवेज नेक्स्ट टर्म, द नेक्स्ट टर्म is obtained by adding some constant to the previous term। प्रीवियस टर्म में अगर हम कोई कांस्टेंट को ऐड करेंगे, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, नेक्स्ट टर्म मिलेगा, ठीक है। और यही होता है एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये ऐसे लिख दिया, इससे क्लियर नहीं होगा। इसको क्लियरली समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। देखो जैसे मान लो कि हम कोई सीरीज स्टार्ट किए 2 से, और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, सपोज इसको हम लोग अभी यहाँ पे 3 ले लेते हैं। इस कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग डी से डिनोट करेंगे, ठीक है। दिस कांस्टेंट वैल्यू विल बी डिनोटेड बाय डी। तो यहाँ पे मान लो कि हम लोग ये सीरीज स्टार्ट किए 2 से, ठीक है, और वो कांस्टेंट वैल्यू डी जो है, तो नाम डी मतलब स्टैंड्स फॉर एक्चुअली कॉमन डिफरेंस, ठीक है, वो आते हैं लोग धीरे धीरे उसके। तो ये कांस्टेंट तो 2 से स्टार्ट किए और डी का वैल्यू हम लोग क्या लिए 3। तो देखो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 2 + 3 विच इज 5। उसके नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फिर से +3। तो हमेशा देखो नेक्स्ट टर्म कैसे मिल रहा है, बाय एडिंग कांस्टेंट। हमेशा कांस्टेंट ऐड हो रहा है ना, इसमें भी 3, इसमें भी 3 ऐड हुआ, इसमें भी 3 ऐड हुआ, ठीक है। तो इस तरह का कभी भी अगर सीरीज हो, अगर ऐसा कोई सीरीज हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, एपी सीरीज है, ठीक है। हमेशा देखो सेम कांस्टेंट इज एडेड टू ऑब्टेन दी नेक्स्ट टर्म, ठीक है। ये जो कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं, इसी कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन क्यों, एक तो डिफरेंस मतलब देखो दो टर्म के बीच का डिफरेंस, और कॉमन इसलिए बिकॉज सारे टर्म्स में, ठीक है, सारे टर्म्स में डिफरेंस वही है, इसलिए कॉमन। देखो सारे टर्म्स के बीच का डिफरेंस 3 ही है। इफ यू टेक एनी 2 consecutive terms, you will see that the difference is 3 only, so that's why we call it common difference, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस एंड क्योंकि डिफरेंस है इसलिए इट इज नोटेड बाय डी, ठीक है। तो yeah, so let us take few series and see whether they are AP series or not। say 1, 4, 9, 16, 25 and so on। are these AP series? देखो इसमें सीक्वेंस तो है कि पहले यहाँ पे +3 हुआ, फिर +5 हुआ, ठीक है, फिर +7 हो रहा है, फिर +9 हो रहा है, तो अगला वाला टर्म में +11 होगा, मतलब अगला टर्म 36 होगा, ठीक है। तो सी दिस इज लॉजिक, लॉजिक तो है, सीक्वेंस तो है, ठीक है, लेकिन ये एपी सीरीज नहीं है, इट इज नॉट एन एपी सीरीज, ठीक है। क्यों एपी सीरीज नहीं है भाई, क्योंकि ये जो डिफरेंस जो है, जो डी जो है, जो वैल्यू है, वो कांस्टेंट नहीं है। डिफरेंस यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, सबके लिए डिफरेंस क्या है, डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंस है, ठीक है। अगर ये डिफरेंस सेम रहा तभी उसको हम लोग एपी सीरीज बोलेंगे, वरना नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये देखो ये एपी सीरीज है क्या, सी यहाँ पे ये सब सारा एलिमेंट्स 1 ही है, तो बेसिकली ये सीरीज ही नहीं है, देखा जाए तो एक ही एलिमेंट है, बार बार ये आएगा, तो हाँ, लेकिन हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज एन एपी सीरीज whose common difference is 0। we can say it is AP series, ठीक है, with common difference 0, ठीक है। let us take one more example। is it AP series? yes it is। see +4 +4 same difference है ना, throughout the difference is same ना, so it is AP series with common difference 4। तो ये क्या है, ये AP series है with common difference 4, ठीक है। let us take another example। how about this,
Is it AP series? No, it is AP series. See how? Here the common difference is -3. If you add -3 to 10, you will get 7. Again, if you add -3 to 4, you will get -3 to 7, you will get 4. Again, if you add -3 to 4, you will get 1, and so on. देखो, तो यहाँ कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है, इसका मतलब कि जो सीरीज है वो डिक्रीजिंग होगा. देखो डिक्रीज होते जा रहा है. नेक्स्ट टर्म इज ऑलवेज लेस देन दी प्रीवियस टर्म. ठीक है, तो ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पे, लेकिन ये भी क्या होगा, इट इज ऑल्सो एपी सीरीज. ठीक है, इट इज ऑल्सो एपी सीरीज विथ कॉमन डिफरेंस -3. ठीक है, तो जब भी कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव रहेगा तो सीरीज इंक्रीज होता जाएगा, नंबर्स मतलब वैल्यू बढ़ते जाएगा. ठीक है, और जब भी कॉमन डिफरेंस नेगेटिव रहेगा तो सीरीज डिक्रीज होते जाएगा, वैल्यू डिक्रीज होते जाएंगे. ठीक है, और अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो मतलब एपी सीरीज है ही नहीं. ठीक है, तो फॉर एपी सीरीज व्हाट इज द कंडीशन कि कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम रहना चाहिए थ्रू आउट. ठीक है, मतलब डिफरेंस जो है कॉमन है. कॉमन डिफरेंस जब ये बोल दिया मतलब सेम ही रहेगा. कॉमन का मतलब ये होता है ना कि सेम डिफरेंस हो. ठीक है, तो लेट अस नॉट जनरलाइज दिस थिंग्स कि मान लो कि हम लोग फर्स्ट टर्म जो है ना उसको हम लोग चलो ए से डिनोट करते हैं. ठीक है, ए जीरो से भी डिनोट किया जाता है. ठीक है, टी जीरो से भी डिनोट कर सकते हैं. दीज आर वेरियस मेथड्स, बट विल डिनोट बाय ए. ठीक है, जब हम लोग ए बोलेंगे तो मतलब समझ लेना कि फर्स्ट टर्म का बात हो रहा है. ओनली ए इफ वी से देन ध्यान में रखना कि वो फर्स्ट टर्म का बात हो रहा है. ठीक है, तो अगर पहला टर्म ए है और हम लोग क्या ले रहे हैं, कॉमन डिफरेंस क्या ले रहे हैं, डी. कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से डिनोट कर रहे हैं. ठीक है, तो पहला टर्म अगर ए है तो दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस डी. तीसरा क्या हो जाएगा, ए प्लस डी प्लस डी. ए प्लस डी विच इज नथिंग बट ए प्लस 2d. ठीक है, हम इसका प्रीवियस टर्म में डी ऐड कर देना तो ए प्लस 2d बन जाएगा. नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ए प्लस 2d प्लस डी. ठीक है, विच इज नथिंग बट 2d प्लस डी इज 3d, तो ए प्लस 3d. तो हम लोग इसको ए प्लस 3d लिख लेंगे. अब समझिए अगला क्या हो जाएगा, ए प्लस 4d एंड सो ऑन. इस तरह से टर्म बढ़ते जाएगा. देखो ये जो पहला टर्म है इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, सॉरी इट इज नॉट T0, वी कॉल इट सॉरी T1 और A1. जीरो नहीं, हम कंप्यूटर में घुस गए यार, जीरो पोजिशनिंग वाला. हाँ, तो इसको टर्म 1 बोलेंगे, T1, या फिर A1 भी बोल सकते हैं. ये टर्म 2, T2. अगेन वही बात, A2 भी बोल सकते हैं, उसका मीनिंग वही होता है. ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म. ठीक है, तो हम लोग T स्टैंड फॉर टर्म और यहाँ नंबर जो सब्सक्रिप्ट में डाल रहे हैं वो बता रहे हैं कि कौन से टर्म का बात कर रहे हैं. ठीक है, तो इसीलिए ये एक तरीका है बस डिनोट करने का किसी भी टर्म को जनरल वे में. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग टर्म लिखते हैं. तो यहाँ पे एक तुम लोग रिलेशन देखोगे कि जैसे देखो अगर सेकेंड टर्म है तो उसमें ए प्लस 1d है, सब में तो ए प्लस ही है, सब में देखो ए प्लस ए प्लस ए प्लस. बस खाली डी जो है वो सब में वैरी कर रहा है. जब थर्ड टर्म है तो 2d हो रहा है. जब फोर्थ टर्म है तो 3d हो रहा है. मतलब जितना टर्म है उतना -1d हो रहा है ना. तो अगर हम लोग जानना चाहें कि इसका nth टर्म क्या होगा, से n के टर्म्स में एक फॉर्मूला ही जानना चाहते हैं कि nth टर्म क्या होगा, तो क्या हो जाना चाहिए, a प्लस n-1 इंटू डी. क्योंकि देखो 4 के लिए जब 4-1 इंटू डी हो सकता है, 5 के लिए 5-1 इंटू डी हो सकता है, तो n के लिए n-1 इंटू डी ही होगा ना. तो nth टर्म क्या हो जाएगा ऑफ ए पी, ए प्लस n-1 टाइम्स डी. ठीक है, तो अब इससे फायदा क्या होगा कि हम लोग कोई भी टर्म को हम लोग पता कर सकते हैं कि वो टर्म का वैल्यू क्या होगा डायरेक्ट. जैसे मान लो कि अभी तक ये जब नहीं पता था तब में और अब में क्या डिफरेंस हो गया. देखो अगर इससे पहले बिफोर राइटिंग दिस या डिराइविंग दिस फॉर्मूला अगर हम लोग बोलते कि कोई एक ऐसा एपी है से -3 फिर 0, लेट्स मेक इट थोड़ा सा चेंज करते, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9 फिर 10 फिर 11 फिर 12 फिर 13 फिर 14 फिर 15 फिर 16 फिर 17 फिर 18 फिर 19 फिर 20 फिर 21 फिर 22 फिर 23 फिर 24 फिर 25 फिर 26 फिर 27 फिर 28 फिर 29 फिर 30 फिर 31 फिर 32 फिर 33 फिर 34 फिर 35 फिर 36 फिर 37 फिर 38 फिर 39 फिर 40 फिर 41 फिर 42 फिर 43 फिर 44 फिर 45 फिर 46 फिर 47 फिर 48 फिर 49 फिर 50 फिर 51 फिर 52 फिर 53 फिर 54 फिर 55 फिर 56 फिर 57 फिर 58 फिर 59 फिर 60 फिर 61 फिर 62 फिर 63 फिर 64 फिर 65 फिर 66 फिर 67 फिर 68 फिर 69 फिर 70 फिर 71 फिर 72 फिर 73 फिर 74 फिर 75 फिर 76 फिर
-1 है, खाली 1 ले लो, 4 4 ऐड करते हैं, 5 9 13 एंड सो ऑन, ठीक है। अभी अगर तुमको बोले कि ये एपी है कि नहीं, यस इट इज एपी, सी +4 हर बार 4 का डिफरेंस है ना, सो इट इज एपी, इट इज एपी, ठीक है। क्वेश्चन है कि फाइंड 67th टर्म, ठीक है। तो 67th टर्म हम लोग को फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है, तो कैसे फाइंड करेंगे देखो। अगर ये पता नहीं रहता जो अभी हम लोग डिराइव किए, अगर ये नहीं पता रहता तब क्या करना होता, एक एक करके लिखते जाओ भाई, और फिर काउंट करो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे करते करते 67 प्लेस पे क्या आया वैसे लिखते, ठीक है। तो ज़्यादा डिफिकल्ट था ना, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता ना, लेकिन सिंस नाउ वी नो दिस कि वी कैन फाइंड एनी टर्म, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं सॉल्यूशन में, देखो कैसे करेंगे अब हम लोग। सिंपली ए और डी का वैल्यू चाहिए और एन का वैल्यू चाहिए, तीन चीज पता है तो हम टर्म फाइंड कर सकते हैं। वी ऑलरेडी नो एन बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग 67 टर्म, मतलब एन का वैल्यू क्या है 67 है। तो लेट अस राइट ए एंड डी। ए मतलब फर्स्ट टर्म हियर इज -3, एंड वेन एवर यू हैव टू डिटरमाइन डी एंड यू नो टर्म्स, मतलब टर्म्स पता है और मेरे को डी फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे हमेशा, या तो सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म कर लेना, ठीक है, ये टर्म फर्स्ट सेकेंड माइनस फर्स्ट, या फिर थर्ड माइनस सेकेंड कर लेना, सेम ही तो आना है ना इन सब का वैल्यू, ठीक है। लेकिन ऐसा मत करना फर्स्ट माइनस सेकेंड, ये मत करना, जस्ट नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। जो डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस जो होगा, वो जो आना चाहिए उसका जस्ट नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा, तो ये मत करना। या फिर सेकेंड माइनस थर्ड, नहीं ये मत करना, ये सब मत करना। Always next minus previous, say fourth minus third, yes you can do that, and whichever you do, either this or this or this, you are going to get the same value, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग कोई भी यूज कर लेते हैं, तो हम लोग सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा अपना, देखो तो देखो हम लोग क्या लिखेंगे, डी इक्वल्स टू ऐसे T2 माइनस T1 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। सो 1 माइनस -3, T1 -3 है ना, दिस इज T1, ठीक है, एंड दिस इज T2 टर्म 2, तो क्या हो जाएगा देखो 1 माइनस माइनस प्लस 3 मीन्स 4, तो डी इज 4। हमको फाइंड क्या करना है 67 टर्म, तो विल राइट इट T67। तो T67 लिखने से हम लोग क्या करते हैं, पहले टी एन का फॉर्मूला लिख लेते हैं, अभी क्योंकि हम लोग नया नया सीखे हैं ना, तो बार बार अगर यूज करेंगे, ऐसे कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं है, देखो क्या है A+n-1 ये याद रखना बहुत ही ईजी चीज़ है, फिर भी हर बार क्वेश्चन में लिख देना, ठीक है, फॉर्मूला। और इससे एक फ़ायदा ये मिलता है ना कि हम लोग को याद भी होते जाए, ठीक है। तो T67 क्या हो जाएगा, A+67 - 1 × D, और यू कुड हैव डायरेक्टली रिटन A+66D। अब वैल्यूज बैठाओ, तो ए का वैल्यू कितना है -3 प्लस 66 टाइम्स 4, डी का वैल्यू 4 है, तो -3। अब देखो इसको रफ वर्क मत करने जाना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, 6 टाइम्स 4 इज 24, कैरी 2 अगेन, 6 टाइम्स 4 इज 24 प्लस 2 26, तो 263 माइनस 3 मतलब 264 माइनस 3 मतलब कि 261 इज आवर आंसर। So the 67th term is going to be 261, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। रिमेंबर कि नंबर ऑफ टर्म हम लोग नेगेटिव में नहीं जाएंगे, एक्चुअली -T-1 का मतलब क्या हुआ कि अगर हम उसको उल्टा चलाएं सीरीज को, इसलिए नेगेटिव में टर्म्स नहीं लेंगे। टर्म्स हम लोग हमेशा गिनती तो 1 से करते हैं ना, अगर नंबर ऑफ टर्म्स का बात किया जाए ऐसे, तो गिनती 1 से करेंगे ना, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म, ऐसा थोड़ी ना होगा इधर -1 टर्म -2 टर्म ऐसे जाएंगे, ठीक है। तो टर्म हमेशा एक पॉजिटिव और काउंटिंग इंटीजर ही आएगा, ठीक है। तो ये बहुत एक सिंपल सा क्वेश्चन था, चलो हम लोग इसको देखते हैं, और भी हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन डील करेंगे। So let's this is the question, find the 27th term of the series this। So again series is given, they have asked us to find its 27th term। तो पहले तो चेक करना होगा कि सीरीज एपी है कि नहीं। अब ये बात सही है कि हम लोग एपी पढ़ रहे हैं तो एपी का ही क्वेश्चन देगा,
लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि सीरीज एपी में हो ही, तो हमेशा चेक कर लेना चाहिए, ठीक। तो देखो यहाँ पे देखा जाए तो 3/2 इज 1.5, 1.5 माइनस 1 इज 0.5 एंड 2 माइनस 1.5 इज अगेन 0.5। सी डिफरेंस इज सेम, ठीक है। तुम फ्रैक्शन में भी सब्सट्रैक्शन करके देख सकते हो रफ में, ठीक है। अगेन 5/2 इज 2.5 एंड 2.5 माइनस 2 इज अगेन 0.5। तो इसका मतलब एपी में तो है हर बार 0.5 का गैप है, और हम लोग बोल सकते हैं कि डी भी हाफ होगा, ठीक है। 0.5 का मतलब क्या हो गया कि हाफ होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, कैलकुलेट सारा वैल्यूज लिखेंगे और जैसे किए थे लास्ट क्वेश्चन सॉल्व वैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ए कितना है 1, डी क्या हो जाएगा T2 माइनस T1, ठीक है। तो 3/2 माइनस 1। अच्छा, क्वेश्चन में अगर बोल दिया रहता कि फाइंड द 27th टर्म ऑफ द एपी सीरीज, ऐसा लिखा रहता है यहाँ पे एपी सीरीज, तब चेक करने का जरूरत था ही नहीं, बिकॉज अगर बोल दिया है एपी सीरीज तब तो मतलब एपी है ही ना। लेकिन अगर नहीं बोला है, खाली सीरीज मेंशन कर दिया है, तो हमको चेक करना पड़ेगा कि भाई एपी है कि कौन सा कोई दूसरा सीरीज है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई कर लो यहाँ पे, तो वी आर गेटिंग डी एज हाफ, ठीक है। अब क्या फाइंड करने बोला है 27 सब, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, तुम लोग वैसे लिखना टी एन पहले, फिर जैसे लिखा था लास्ट क्वेश्चन में ये होना चाहिए a प्लस 26 डी हो जाएगा ना, n माइनस 1 इंटू डी। आई एम नॉट राइटिंग द फॉर्मूला, यू शुड राइट। तो a का वैल्यू 1 प्लस 26 टाइम्स डी इज हाफ, आंसर क्या होगा 14। तो 27 सब क्या होना चाहिए 14 होना चाहिए, ठीक है। तो सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज फाइंड द एपी, मतलब यहाँ पे एपी दिया हुआ नहीं है, अभी तक एपी दिया हुआ रहता था और टर्म निकालने बोलता था, अभी बोला फाइंड द एपी हुज nth टर्म इज दिस। सो nth टर्म का दे दिया है कि ये क्या होगा, ठीक है, और बोला है कि एपी फाइंड करना। सी हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो बेसिकली यहाँ पे मेरे पास एक ही इन्फॉर्मेशन है और वो ये है कि टी एन इज गिवन, टी एन कितना है 5 माइनस 2n। तो देखो अगर टी एन जो है वो अगर 5 माइनस 2n है, तो हम सारा टर्म फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखो ध्यान से, 1/1 हम n के बदले वैल्यू बैठाएंगे और सिमिलरली हम राइट साइड में भी उसकी जगह पे वही रिप्लेस करेंगे, जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा वो वाला टर्म। जैसे हमको अगर फर्स्ट टर्म फाइंड करना है तो n की जगह पे 1 बैठा दो, ठीक है। सेकेंड टर्म फाइंड करना है तो n की जगह पे 2 बैठा दो, ठीक है। थर्ड टर्म फाइंड करना है तो n की जगह पे क्या बैठा देंगे, यस यू राइट 3 बैठा देंगे, ठीक है, इस तरह से। तो देखो जैसे ही हम लोग 2-3 टर्म जनरेट किए, नाउ वी कैन सी कि गैप 2 का है वो भी रिड्यूस हो रहा है, कॉमन डिफरेंस हियर इज -2। तो आवर एपी सीरीज इज गोइंग टू बी 3 1 -1 देन -3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एपी सीरीज। अभी याद रखना कि जब भी ऐसा जनरलाइज एक्सप्रेशन दिया रहेगा ना टी एन का वैल्यू, जब भी ये टी एन का वैल्यू ऐसा जनरलाइज एक्सप्रेशन ऐसा दिया रहेगा, so always remember that this value, this generalized expression और AP series will always be of degree 1। डिग्री 1 मतलब हो गया कि कभी भी ये AP नहीं बनेगा। देखो अगर अगर हम बोल रहे हैं कि whose nth term is Tn is this, तो ये AP नहीं होगा, it will not be an AP series, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे n का जो है वैल्यू, n का जो पावर है वो 2 है, ठीक है। पावर जब 1 रहेगा तभी AP सीरीज बनेगा, ये ध्यान में रखना, ठीक है। कभी भी अगर टी एन दिया हुआ इन टर्म्स ऑफ एन तो पावर 1 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें 3n प्लस 1 का, बिल्कुल ये एपी सीरीज बनेगा, इट इज एपी सीरीज, ठीक है, ये एपी सीरीज है। और यहाँ से देखो n के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा होगा ना, n के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा होगा वही हम लोग का कॉमन डिफरेंस बन जाएगा, डी का वैल्यू यही आ जाएगा, ठीक है। देखो हम सिंप्लीफाई करके बताते हैं, ध्यान से। सपोज अगर हम लोग T1 फाइंड करें इस केस में तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 1 विच इज 3 प्लस 1 4। T2 अगर फाइंड करें तो 3 टाइम्स 2 प्लस 1, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 6 प्लस 1 7, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम T3 फाइंड करने जाएं क्या आ जाएगा 3 टाइम्स 3 प्लस 1 विच इज 10। की कॉमन डिफरेंस 3 आ रहा है ना,
ठीक है। अगर हम लोग वाला एक क्वेश्चन देखें, लास्ट जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इसमें जाए, देखो इसमें n के साथ क्या मल्टीप्लाइड था, n का पावर 1 है मतलब एपी सीरीज ही होगा, और n के साथ क्या मल्टीप्लाइड है -2, तो कॉमन डिफरेंस भी क्या आया था, देखो कॉमन डिफरेंस कितना आया है, -2 आया ना, ठीक है। तो n के साथ जो मल्टीप्लाइड रहेगा ना वही कॉमन डिफरेंस बन जाएगा, और अगर n का पावर 1 है तभी वो एपी सीरीज बनेगा, वरना एपी सीरीज नहीं बनेगा। अब बात समझ में, चलो लेट्स कंटिन्यू। So let us see these examples. Here Tn is given as 3n plus 2. Is it going to be AP series? Yes, it will be AP series, and क्योंकि n का पावर 1 है ना, और क्या होगा d का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे n के साथ क्या मल्टीप्लाइड है 3, तो d का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, ठीक है। सेकेंड वाला देखो, इसमें ये AP सीरीज होगा, हाँ ये भी AP सीरीज होगा, ठीक है। और इसमें d का वैल्यू क्या हो जाएगा, n के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, इसकी -1/3 मल्टीप्लाइड, -1/3, -1/3, ये नॉट एन एपी सीरीज। क्यों, क्योंकि n का पावर देखो क्या है 2 है, 1 पावर वाला भी प्रेजेंट है लेकिन 2 वाला है ना, तो एपी सीरीज नहीं होगा। बात समझ में, आई होप दिस concept is clear. See, this is the next question. Check whether 250 is a part of the AP series. So a series is given, बोल ही दिया कि AP series है, and we can also see कि ये D यहाँ पे 4 है, कॉमन डिफरेंस 4 का है और AP सीरीज ही है। तो पूछ रहा है कि क्या 250 इस सीरीज में कहीं पे आएगा, जैसे ये देखो क्या होगा, इंक्रीज होते जा रहा है ना, तो 1 5 अगला टर्म 9 आएगा, 13 आएगा एंड सो ऑन। तो क्या कभी इसमें 250 आएगा कि नहीं आएगा, तो हम लोग क्या एक एक टर्म को लिखते हुए जाएंगे और लिख के सिंपली मतलब सॉल्व करेंगे, पता करेंगे कि 250 आएगा कि नहीं आएगा, नहीं, विल सर्टेनली नॉट डू दैट। व्हाट विल डू, जो हम लोग जनरल कॉमन टर्म निकालने का जो तरीका सीखे ना, जनरल टर्म निकालने का, Tn a प्लस n-1 टाइम्स d, उसी को यूज़ करेंगे। कैसे, देखो ध्यान से, अगेन विल राइट द गिवन इंफॉर्मेशन जो है, ये कितना है यहाँ पे -3, d यहाँ पे कितना हो जाएगा T2 माइनस T1 विच इज़ 1 माइनस 3 विच इज़ 4, ठीक है, हम लोग को d मिल गया। अब बोल रहा है कि 250 है कि नहीं, तो हम लोग मान लेते हैं, लेट अस कंसिडर कि 250 इज एन एक्स्ट्रा, मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम that 250 is nth टर्म, कोई ना कोई वैल्यू होगा n का, ठीक है, और वो टर्म आएगा, वो मे बी से 50th टर्म और 53rd टर्म, कुछ भी ऐसा होगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि एक्चुअली Tn होता क्या है, a प्लस n-1 टाइम्स d, ठीक, तो यहाँ पे वही हो जाएगा, हम लोग Tn की जगह क्या लिख देंगे, क्योंकि हम लोग अज्यूम किए कि 250 इज nth टर्म, तो इंस्टीड ऑफ Tn वी कैन राइट 250, a के जगह पे हम लोग -3 लिख सकते हैं, एन वी डोंट नो, विल डिटरमाइन एन, एक्चुअली हम लोग ये कर ही रहे हैं इसलिए ताकि हम लोग एन डिटरमाइन कर पाए, ठीक है। और डी का वैल्यू क्या है 4 है, तो ये हो जाएगा 250 प्लस 3 इक्वल्स टू n-1 टाइम्स 4, ठीक है। सो 253 बाय 4 इक्वल्स टू n-1, और यू कैन से n इज इक्वल्स टू 253 by 4 plus 1. If you simplify it, you are going to get 257 by 4. Go for division, see what you are getting. 4 6 are 24, carry 1. 4 4 are 16, carry 1. This is what we are getting. Now see, I already said that number of term will always be a positive integer. Number of term कभी ऐसा होता है 5th टर्म के बाद 6th टर्म ही आएगा ना, 5.5 टर्म तो नहीं आएगा ना, 7th के बाद 8th ही आएगा, 7.5 या 7.1/3 तो नहीं आएगा ना। तो सी, नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी फ्रैक्शनल हो सकता है क्या, नो, इट कैन नेवर बी फ्रैक्शनल।
So since we are getting this n as fraction, we'll say that since n is not a positive integer, तो इसका मतलब 250 इज नॉट पार्ट ऑफ द सीरीज। अगर वो इंटीजर आ जाता, मतलब कि काउंटिंग नंबर आ जाता, पॉजिटिव इंटीजर आ जाता, खाली 64 आता, सपोज ये 1/4 नहीं आता, ओनली 64 आता, तब बोलते कि हाँ वो इस सीरीज का पार्ट है और 64th टर्म होगा वो। लेकिन क्योंकि ये फ्रैक्शनल वैल्यू आ गया, इसमें वो क्या बोलेंगे, सिंस n इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, सो 250 इज not the part of the series of given series. ठीक है, is it clear to you all? I think so. See, this 64 whole 1/4 is positive number, it is positive number, that is true, but it is not positive integer. Integer means we are only talking about counting numbers, this is not counting number, ये फ्रैक्शनल पार्ट है, तो ये पॉजिटिव नंबर है पर ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। ठीक है, we'll continue in the next video session. This is it for this session. Thank you.